गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आप लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट दिया होगा, तो प्रैक्टिस सेट देने के बाद आपको अंदाज़ा तो लग गया होगा कि ये बैंक का पेपर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बैंक में या फिर कैट में पूछे जाते हैं। ठीक है, कैट क्लैट इन सब का फेवरेट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन था IBPS क्लर्क मेंस 2017 का। तो इसलिए मैंने उसकी हेडिंग हटाई नहीं थी कि किस सन का ये पेपर है, कब पूछा गया था। तो IBPS क्लर्क मेंस 2017 का पेपर है और ये क्वेश्चन इस तरह के हैं। जैसे एक कंजंक्शन दिया है आपको, जैसे पहला ही क्वेश्चन दिया है ना, आल्दो। तो आल्दो एक कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है, आल्दो का मतलब होता है यद्यपि, हालांकि। और आल्दो का काम क्या होता है कि ये विरोधी वाक्यों को एक में जोड़ता है। आल्दो का क्या करता है, कंट्रास्ट आइडियाज को एक में जोड़ेगा। जब दो वाक्यों की बातों में आपस में विरोध होगा तब ये जोड़ेगा। और इसका मतलब क्या होता है, ये यद्यपि हालांकि। तो अब समझ रहे हैं यद्यपि या हालांकि कब लगेगा। तो अब हमें ये ढूंढना है जो नीचे ABCD 4 सेंटेंस दिए हैं, इसमें से कौन से दो सेंटेंस हैं जो एक जिसमें एक दूसरे के विरोधी बातें की गई हैं। अच्छा, अगर कोई दो सेंटेंस होंगे कनेक्ट करने को तो वो दो ढूंढना है। अगर मान लीजिए दो पेयर हो गए, जैसे मान लीजिए दो सेंटेंस भी जुड़ रहे हैं और दो और सेंटेंस हैं वो भी जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में और इस तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कहीं लिखा हो तो BA और DC, या पता लिखा लिखा है CA और BD। तो ऐसे मतलब कंजंक्शन का, इस कंजंक्शन का इस्तेमाल करके वो दोनों सेंटेंस जोड़े जा सकते हों। अच्छा, एक चीज़ आप लोग अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि ये जैसे ये सेंटेंस लिखे हैं हूबहू ऐसे लिखे नहीं जाएंगे। आपसे सिर्फ ये कहा जा रहा है कि किन दो सेंटेंसेस को या दो से चार ज़्यादा सेंटेंसेस को इन कंजंक्शंस के सहारे जोड़ा जा सकता है, मीनिंग को चेंज किए बिना। जो सेंटेंस का कंटेक्स्ट है दैट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड, वो चेंज नहीं होना चाहिए। और सेंटेंस आप अपने मन से फ्रेम करिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लिखा है वही रहेगा। जब कंजंक्शन यूज किया जाएगा, जैसे जिन दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए आल्दो को यूज करेंगे, तो आल्दो को यूज करने के बाद सेंटेंस का जो ढंग है, स्ट्रक्चर बदल जाएगा, लेकिन सेंस नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो वो सेंटेंस आप अपने ढंग से बनाइए, अपने मन का बनाइए, इस कंजंक्शन का यूज करिए, दो सेंटेंस को एक में जोड़िए, मीनिंग वही रहनी चाहिए, मीनिंग के साथ कोई छेड़खानी ना हो। और शब्द बदल रहे हैं, स्ट्रक्चर बदल रहा है, विल हट रहा है, लग रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चंस हमें कैसे करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द डिक्लाइन इन द 4 टॉप टीयर सिटीज। यहाँ देखिए, ध्यान रखिएगा क्या चीज़ लिखी है, डिक्लाइन, टॉप। ठीक है, 4 टॉप टीयर सिटीज कंट्रास्ट विद स्टडी राइज। यहाँ देखिए, दो चीज़ों में विरोध साफ नजर आ रहा है, एक जगह डिक्लाइन हो रही है, एक जगह स्टडी राइज हो रही है। इन प्रिंसेज इन चाइनाज वास्ट स्प्रेड ऑफ स्मॉलर सिटीज। ठीक है ना, तो चाइना में प्राइसेज में, यहाँ देखिए प्राइसेज, राइज इन प्राइसेज, कीमतों में वृद्धि हो रही है, और स्टेडी वृद्धि हो रही है, मतलब क्या हुआ, लगातार। देखिए स्टेडी राइज इन प्राइसेज, लगातार वृद्धि हो रही है चाइना के वास्ट स्प्रेड ऑफ स्मॉलर सिटीज में। ठीक है ना, और 4 सिटीज में देखिए ये डिक्लाइन आ रहा है। ठीक है ना, तो अब हमें और सेंटेंस देखना है, यहाँ डिक्लाइन की बात किए हैं और यहाँ का कहाँ क्या कर रहे हैं ये देखना है। तो क्वेश्चन देखिए, बी में क्या दिया है, ये प्राइस ग्रोथ हो रहा है। ठीक है ना, 3 सिटीज में प्राइस ग्रोथ हो रहा है। और सी वाले में देखिए क्या कर रहे हैं कि 40 सिटीज में सर्वे, 70 सिटीज में सर्वे किया गया, यहाँ पर स्टिल क्या हो गया, रिपोर्टेड मंथली प्राइसेज इंक्रीज, यहाँ भी देखिए इंक्रीज हो रहा है, बी में भी इंक्रीज हो रहा है, सी में भी इंक्रीज हो रहा है। अब डी में देखते हैं, डी में दिखा है कि द नंबर ऑफ सिटीज रिपोर्टेड फॉर इंक्रीजिंग, यहाँ भी देखिए इंक्रीजिंग प्राइस है, तो यहाँ भी इंक्रीज ही हो रहा है। तो तीनों में इंक्रीज हो रहा है, केवल एक सेंटेंस था डिक्रीज का, आपको याद आया,
डिक्रीज वाला सेंटेंस कौन था? केवल ए वाले में डिक्रीज था, बाकी सब में इंक्रीज है। इंक्रीज किस में है? बी में है, सी में है और डी में है। तो हमारा कोई ऑप्शन किसके साथ होगा? ए के साथ कोई ऑप्शन होगा। ए में डिक्लाइन हुआ था, बाकी सब में इंक्रीज हुई थी। तो आल्दो लगाने का मतलब हुआ कि हमें विरोधी कथन में लगाना है, और विरोधी कथन लगाने का मतलब एक सेंटेंस तो उसका ए होगा, बाकी इन तीनों में से चाहे जो होंगे, क्योंकि इन सब में पॉजिटिव है, इनमें निगेटिव है। तो ए के कॉम्बिनेशन में हमें कोई ऑप्शन चाहिए। देखते हैं ए के कॉम्बिनेशन में कौन सा ऑप्शन हमें मिल रहा है। तो ए के कॉम्बिनेशन में एक ऑप्शन मिला बी, ठीक है। बी सी दोनों में ग्रोथ है, सी डी दोनों में ग्रोथ है, तो ये दोनों ग्रोथ नहीं होंगे। अब यहाँ ए बी मिला, ठीक है, ए बी तो हो सकता है, लेकिन सी डी दोनों में ग्रोथ है, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इसमें? ए। आई थिंक यू हैव गॉट द पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है? बशर्ते। आप कंडीशनल वाले पढ़े थे लेक्चर्स, तो कंडीशनल में आपने पढ़ा होगा, मैंने कहा था प्रोवाइडेड मतलब होता है बशर्ते। तो एक बात जानते रहिएगा कि ये जो कनेक्टर्स होते हैं या स्टार्टर्स होते हैं, खास तौर से बैंक वाले, तो स्टार्टर और कनेक्टर के सेंटेंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते। इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो इसका प्रयोग किया जाएगा जोड़ने के लिए, वो किसको जोड़ने के लिए? कोई शर्त होगा, और शर्त के साथ क्या लगा होगा? कोई परिणाम। हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रोवाइडेड तभी लगेगा जब शर्त के साथ कोई परिणाम लगा हो। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इस सेंटेंस को कैसे क्या है। तो इसमें पहला सेंटेंस जो ए है वो लिखा है कि ह्यूमन राइट वॉच सेड। तो ह्यूमन राइट वॉच ने कहा कि इट हैज़ डॉक्यूमेंटेड न्यूमरस एलिगेशंस। एलिगेशंस मतलब आरोप। ऑफ टॉर्चर एंड इल ट्रीटमेंट। टॉर्चर एंड इल ट्रीटमेंट इन सऊदी प्रिजन्स, ठीक है ना, एंड डिटेंशन सेंटर्स। तो ह्यूमन राइट वॉच ने ये कहा है कि हमने पता लगाया है कि सऊदी अरब के जो जेलें हैं और डिटेंशन सेंटर हैं, यहाँ पर टार्चर और इल ट्रीटमेंट के बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं, ठीक है। ये मामला सऊदी अरब में जेलों में हो रहे टार्चर के बारे में है, ठीक है। सेंटेंस में बी वाले में क्या लिखा है? फाइनेंशियल मेजर्स नाउ लीड टू एक्शन। जो आर्थिक उपाय हैं, वित्तीय उपाय हैं, वो एक्शन में आ गए हैं, ठीक है ना। लीड टू एक्शन क्यों करने के? टू सीज द एसेट इन रसिया। ये रसिया का मामला है, यहाँ वित्तीय मामलों की, वित्तीय उपायों की बात की जा रही है। किसके लिए कहा जा रहा है? क्योंकि उपाय क्या है? वित्तीय उपाय क्या हुए हैं? देखिए, वित्तीय उपाय हैं टू सीज द एसेट्स इन रशिया। तो रशिया में उनकी एसेट्स को क्या किया जा रहा है? सीज किया जा रहा है, जब्त किया जा रहा है। कौन लोग? जो लोग हैव कमिटेड ह्यूमन राइट अब्यूजेस और अदर सीरियस क्राइम्स। रशिया में जिन लोगों ने ह्यूमन राइट अब्यूज, दुरुपयोग किया है या दूसरे अपराध किए हैं, रशिया में उनके खिलाफ फाइनेंशियल मेजर अपनाया जा रहा है, उनकी संपत्तियां जब्त की जा रही हैं, ठीक है। तो सी में क्या लिखा हुआ है? दोज हु हैव वायलेटेड। जिन लोगों ने उल्लंघन किया है ह्यूमन राइट का या कॉज किया है अदर सीरियस क्राइम रसिया में, दे विल हैव एन इम्पैक्ट। दे विल हैव एन इम्पैक्ट। यहाँ कहा गया है कि जिन लोगों ने यहाँ पर कोई सीरियस क्राइम किया है उन पर इसका असर पड़ेगा। तो मतलब ये हुआ कि किसी पर इस नियम का असर कब पड़ेगा? अगर उन लोगों ने ह्यूमन राइट का उल्लंघन किया है। क्या? संपत्ति जब्त करने वाला। तो उन लोगों की संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी जिन लोगों ने ह्यूमन राइट का कहीं ना कहीं उल्लंघन किया है। तो ये बी और सी तो ठीक ठाक लग रहे हैं, शर्त भी है और परिणाम भी है। शर्त क्या है? अगर उन्होंने ह्यूमन राइट का उल्लंघन किया है, परिणाम क्या होगा? कि उनकी संपत्तियां जब्त की जा रही हैं, ठीक है। चलिए हम डी वाले में देखते हैं क्या है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, to declare detailed financial formation are likely to have a chilling effect on civil society। इनका सिविल सोसाइटीज पर बड़ा असर पड़ेगा। टू लीडिंग इंटरनेशनल राइट बॉडीज, ये तो ऊपर वाले किसी से रिलेटेड ही नहीं है। जो ए वाला है सऊदी अरब का मामला है, डी वाला अनाप शनाप न जाने कहाँ जा रहा है। केवल बी और सी वाला एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि रशिया में जो लोग ह्यूमन राइट क्राइम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की गई है। तो यहीं पर हमें प्रोवाइडेड का प्रयोग लग रहा है। किसमें किसमें लग रहा है? बी में और सी नहीं,
बी में और सी में, इन्हीं दोनों में लग रहा है। अगर हमें कोई ऑप्शन बी सी या सी बी का मिल जाता है तो फिलहाल वो हमारा ऑप्शन होगा। तो हमें बी सी का ऑप्शन मिल तो गया बच्चा, ये लिखा हुआ है बी सी। ठीक है, चलिए ये हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए। अंदाज़ा, मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद लगा है, अलॉन्ग विद किसकी तरह यूज किया जाता है? एकदम एंड की तरह यूज किया जाता है। ठीक है ना, एंड का मतलब दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी। अलॉन्ग विद तब यूज किया जाएगा जब कोई चीज़ कैसे चली हुई, पैरेलल, मतलब दोनों में समान बातें कही जाएंगी, एक जैसी बातें कही जाएंगी, आइडिया एक्सटेंड किया जाएगा, तब ये यूज किया जाता है अलॉन्ग विद। चलिए, दोनों सेंटेंस में सिमिलर बातें कैसे होंगी? तो लिखा है कि आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ का मतलब इंडिया के आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत, टुडे लॉर्डेड लॉर्डेड चाइनाज मिलिट्री पावर्स। ठीक है ना, अरे यार प्रोग्रेस, ठीक है। तो इंडिया के आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने, लॉर्डेड का मतलब क्या हुआ? लॉर्डेड मतलब प्रशंसा की। बिपिन रावत ने, अरे आज की केस में मत देखिएगा इसे भाई, आजकल इंडिया और चाइना में तनातनी चल रही है, लेकिन ये पेपर 2018 का है। ठीक है, तो इमोशनल मत हो जाइएगा, ये मत सोचिएगा कि सर जी तारीफ कर रहे हैं चाइना की, हम तारीफ वारीफ नहीं कर रहे भाई, पेपर सॉल्व करा रहे हैं। अब देखो सब्जी वब्जी वाले भी इसी में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आर्मी चीफ बिपिन रावत ने आज तारीफ की किसकी? चाइना की मिलिट्री प्रोग्रेस की, और अप्रिशिएट किया, देखिए फिर तारीफ है, अप्रिशिएट किया इसकी इंटेंड टू मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की। ठीक है ना, तो यहाँ पर इन्होंने, आर्मी चीफ ने चाइना की किसी चीज़ की तारीफ की है। ठीक है, चलते हैं, दूसरा लिखा हुआ है कि लास्ट वीक चाइना अनवेल्ड, चाइना ने अनवेल किया लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज का। ठीक है ना, इन 3 years। आगे लिखा है सेटिंग 8.1% ग्रोथ टारगेट दिस ईयर। ठीक है, फ्यूलिंग एंड एम्बिशन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम एंड मेकिंग इट्स नेबर्स नर्वस। तो इन्होंने जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम शुरू किया, इससे इनके जो पड़ोसी हैं, ठीक है ना, इनके जो पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, वो क्या हो रहे हैं? नर्वस हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले वाले बात में क्या कहा गया था? आर्मी चीफ बिपिन रावत ने तारीफ की थी, तो तारीफ की थी, यहाँ लिखा पड़ोसी नर्वस हो रहे हैं, दोनों बातों में विरोध हो रहा है। तो विरोध होगा तो हम अलॉन्ग विद तो नहीं लगा सकते हैं फिलहाल, टुगेदर विद। चलिए, सी वाले में क्या दिया हुआ है कि व्हाइल, व्हाइल लग गया तो विरोध लगेगा भाई, तो विरोध वाली बात तो नहीं हम कर सकते ना, कि व्हाइल चाइना इंश्योर दैट देयर इकोनॉमी मस्ट राइज, चाइना कोई काम कर रहा है, यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे इसको। फिर डी वाला ऑप्शन देखिए, लिखा है बिपिन रावत प्रेज्ड द नेबरिंग कंट्री चाइना फॉर इट्स फोकस ऑन इकोनॉमिक राइज। तो अब यहाँ आप देख लीजिए कि ये पहले सेंटेंस में जनरल बिपिन रावत है, डी वाले में भी जनरल बिपिन रावत हैं। वहाँ उन्होंने प्रेज किया था किसकी? उसकी मिलिट्री पावर की। यहाँ पे उन्होंने प्रेज किया क्या? उसके इकोनॉमिक राइज की। ठीक है, तो वहाँ मिलिट्री पावर की प्रेज किया था, यहाँ इकोनॉमिक राइज की प्रेज किया है। इसका मतलब 2 ऐसे सेंटेंस है जहाँ उन्होंने चाइना की प्रेज की। तो दोनों सेंटेंस चाइना के प्रेज की, तो यही सेंटेंस मैं कह रहा था कि यहीं पे पैरेलल गोइंग होनी चाहिए, दोनों चीज़ें पैरेलल जा रही हैं। तो मतलब ए और डी पैरेलल जा रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए इस केस में? हमारा ऑप्शन होना चाहिए ए और डी, मतलब ए। ठीक है, चलिए देखिए, सब्जी वाला चिल्ला रहा है बाहर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, सो दैट। तो सो दैट का मतलब क्या होता है? ताकि, ताकि क्या बताएगा? कहीं हम ताकि लगाते हैं तो क्या बताता है? उद्देश्य बताता है। ठीक है ना, गलत लिख दिया मैंने, उद्देश्य। तो ताकि लगाएंगे, ये क्या बताएगा? आपका पर्पज। तो मतलब आपके इस सेंटेंस में क्या होना चाहिए? एक एक्शन होना चाहिए और दूसरा पर्पज होना चाहिए। तो एक्शन और पर्पज अगर दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, तो जिनमें मतलब एक सेंटेंस में एक्शन होगा, एक में पर्पज होगा, तो हम सो दैट लगा सकते हैं। ठीक है ना, और एक बात और याद रखिएगा कि सो दैट के बाद हमेशा क्या लगता है? मे माइट लगेगा या फिर कैन कोड लगेगा। ठीक है, इससे भी काफ़ी हद तक हमें हेल्प मिल जाएगी।
चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे लिखा है कि यू कैन गिव योर इन इक्विटी फंड इन्वेस्टमेंट मोर टाइम टू ग्रो इन द मार्केट। इन्होंने कहा कि यू कैन गिव योर इक्विटी फंड इन्वेस्टमेंट मोर टाइम। आप अपने इक्विटी फंड इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा टाइम दे पाएंगे टू ग्रो इन द मार्केट। मार्केट में आपका इक्विटी फंड इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ग्रो करेगा, मतलब ग्रो करे इसलिए आप उसको ज़्यादा टाइम, यानी कि ज़्यादा टाइम तक मार्केट में आप उसको रख पाएंगे। कैसे रख पाएंगे, क्यों रख पाएंगे, ये देखने का विषय है। तो ठीक है, ये देखने का विषय है। दूसरे में लिखा है यू कैन इंक्रीज योर लार्ज कैप एक्सपोजर बाय एडिंग टू योर SBI ब्लू चिप। ठीक है, तो यहाँ भी एक पर्पस दिया हुआ है, तो हमें देखें कि किस पर्पस को सॉल्व करने के लिए नीचे कोई उपाय दिया हुआ है। तो तीसरा वाला जो क्वेश्चन है, तीसरे में दिया हुआ है कि व्हेन यू नीड मनी इन 3 years। मान लीजिए तीन सालों में अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ योर डेब्ट फंड्स एज योर फर्स्ट चॉइस फॉर विड्रॉल। पैसे निकालने के लिए आप अपने डेब्ट फंड को पहली चॉइस बनाइए। अब हमें आंसर मिल गया ना। तीसरे में इन्होंने कहा कि अगर आपको इस बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, अगर इन 3 सालों में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने डेब्ट फंड का इस्तेमाल करिए पैसा विड्रॉल करने के लिए। अब पहले वाले में लिखा ताकि आपका जो इक्विटी फंड इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट में ज़्यादा दिनों तक रह सके। तो सी में एक उपाय बताया है इन्होंने, पैसा चाहिए तो यहाँ से निकाल लिए, और ए में कहा है तभी आपका जो इक्विटी फंड इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट में ज़्यादा दिनों तक रह पाएगा। यानी हमें सी के साथ ए का कॉम्बिनेशन चाहिए। लेकिन चूंकि बी वाले में भी यू कैन इंक्रीज टाइम के लिए लिखा हुआ था, तो देख लें क्या डी वाला कॉम्बिनेशन बी के साथ बन रहा हो। अगर होगा तो दोनों पेयर बन जाएंगे। तो डी देख लेते हैं। लिखा है द फैक्ट इज बोथ योर इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम्स आर रिलेटिवली शॉर्टर इन नेचर। नहीं, इसका डी का बी के साथ कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है। फिलहाल हमारा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है कि वो एक तो सी होगा फिलहाल, ठीक है ना, इसमें से एक सेंटेंस सी होगा, एक सेंटेंस सी हर हाल में होगा। और सी का सबसे सूटेबल ऑप्शन कौन सा है, ए वाला है, ताकि मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा दिनों तक बना रहे। तो सी ए का एक कॉम्बिनेशन मिला। देखते हैं क्या सी का और किसी के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो सी का डी के साथ बना, तो डी और सी दो के दोनों तो उपाय ही हो गए, पर्पज इसमें से एक भी नहीं है। डी भी उपाय है और ये भी सी भी उपाय है, तो दोनों उपाय नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक तो फिलहाल हमें जो ऑप्शन मिल रहा है सी ए का मिल रहा है, और एक ऑप्शन बन रहा है डी ए का। तो अगर डी ए का बनेगा तो डी बी का जरूर बनेगा। इन्होंने ये शर्त लगा दी। मान लो डी के साथ हमारा ए बन रहा था, क्योंकि डी में भी उपाय है, ए में पर्पज है, सी में भी उपाय है, ए में पर्पज है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बन रहे थे। तो सी ए का हमने तो ऑप्शन लगा दिया, लेकिन डी ए का जो डी बी इन्होंने दे दिया, तो डी और बी का कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन बनना चाहिए क्या, सी ए का बनना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है अनलेस लगा हुआ है। तो अनलेस में क्या लगा होता है, इफ भी होता है, और इफ के साथ क्या लगा होता है, नॉट। इफ और नॉट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है अनलेस। इसका मतलब हुआ अगर ये काम नहीं हुआ तो। जैसे अनलेस का मतलब हुआ कि यदि आपने मेहनत नहीं की तो आप सफल नहीं होंगे, तो आप वहाँ अनलेस लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द गैप इन अलर्टनेस एंड एग्जीक्यूशन बिटवीन ग्रीन एंड वाइट। इन्होंने कहा कि अगर अलर्टनेस में गैप हो जाता है, ठीक है ना, तो पिछले 2 मंथ में हैज़ बीन ऑलमोस्ट पेनफुल टू बिहोल्ड। ठीक है, तो अगर इसमें अलर्टनेस में कोई धोखा हो जाती है, कोई चूक हो जाती है, तो इन्होंने बताया। चलिए ये शर्त एक हो तो सकती है हमारे लिए। चलिए बी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बी में लिखा है कि इंग्लैंड शुड एब्जॉर्ब। देखिए यहाँ पे शुड लगा हुआ है, तो ये सलाह है। और कंडीशन में तो एक चीज़ आ जाती है कि एक सलाह दी जाती है और दूसरा सलाह ना मानने का परिणाम दिया होता है। तो जिसमें शुड लगा होगा वो सलाह बनने के लिए अच्छा ऑप्शन होता है। तो हमारा एक ऑप्शन कंडीशन वाला ये ऑप्शन बन सकता है बी वाला। बी वाला किसका बनेगा, जो कंडीशन का होगा। बस इसका हमें परिणाम अगर मिल जाता है, ठीक इसी बी वाले का अगर कहीं परिणाम मिल जाता है, तो ये फिर हमारे साथ हमारा ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इंग्लैंड शुड एब्जॉर्ब द हार्श लेसन। इंग्लैंड को ये जो कठिन शिक्षा मिली, इंग्लैंड को सीख मिली, उसे सीख लेना चाहिए कुछ।
देयर वर्स्ट फिनिश इन 31 ईयर्स, 31 सालों में सबसे बुरा फिनिश हुआ है। सो एज टू टेलीकास्ट एन इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इन जापान, तो इंग्लैंड को 31 सालों में ये जो बुरी परफॉर्मेंस की, इसको सुधारना हो, जापान में परफॉर्मेंस, जापान की परफॉर्मेंस में सुधारना हो, तो इंग्लैंड को इससे सीख लेनी चाहिए। मतलब हुआ कि अगर इंग्लैंड इससे सीख नहीं लेता तो वहाँ पे खराब परफॉर्मेंस करेगा, बात ये आई। तो चलते हैं सी में, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सी में लिखा है नेवर बिफोर इन प्रोफेशनल एरा, तो इस व्यावसायिक युग में इसके पहले कभी नहीं, हैव दे हैड अ लीनर कैंपेन, इससे कमजोर कैंपेन इन्होंने कभी नहीं की थी, नॉट इवन एट देयर लोएस्ट, तब भी नहीं जब वो सबसे खराब परफॉर्मेंस पे थे 2015 के वर्ल्ड कप में, तब भी नहीं। ठीक है, तो डी में लिखा है द चांसेस ऑफ इंग्लैंड प्रॉस्परिंग इन जापान आर ऑन पार, पार का मतलब क्या हुआ, खतरे में। तो इन्होंने कहा कि इंग्लैंड, जापान में इंग्लैंड के अच्छे परफॉर्मेंस की जो संभावना है वो किस में है, ऑन आ पार, मतलब क्या हुआ, खतरे में है, रिस्क में है, बहुत संभावना कम है। तो अब हमें दो चीज़ें मिल गई। हमने क्या कहा था कि बी वाले में कहा था कि अगर इंग्लैंड इससे सीख नहीं लेता, तो डी में लिखेंगे तो जापान में उसके परफॉर्मेंस से अच्छा होने की संभावना बहुत कम है। तो डी वाला मतलब बी के साथ अगर हम डी लगा देते हैं तो हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा सा बन जाता है। ठीक है ना। बी में क्या था, अगर इंग्लैंड इससे सबक नहीं लेता, और डी में क्या लिख रहा है, तो जापान में उसके अच्छे परफॉर्मेंस की संभावना बहुत कम है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, सी। ठीक है, 5 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, और ये पेपर है केनरा बैंक पीओ का, जो हुआ था 2018 में। अब बताइए एज मच एज कब यूज किया जाता है, एज मच एज यूज किया जाता है, ये भी पैरेलल चलता है। ठीक है ना, बात को आगे बढ़ाने के लिए, तो बात को आगे बढ़ाने के लिए ये भी पैरेलल ही यूज किया जाता है। तो पैरेलल यूज किया जाता है, तो चलिए देखते हैं कौन सी दो चीज़ें हैं जो पैरेलल आ रही हैं एज मच एज को लेकर के। ठीक है, तो पहला लिखा है कि चैपलिन, चार्ली चैपलिन का नाम समझ ही रहे, सुने ही होंगे, को फाउंडेड द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, यूनाइटेड आर्टिस्ट नाम की एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी, इसके निर्माण, इसकी नींव रखी थी इन्होंने तो कुछ लोगों के साथ मिलकर, विच गेव हिम कंप्लीट कंट्रोल ओवर द हिज फिल्म, और इस कंपनी ने उनकी फिल्मों पर उनका पूरा पूरा कंट्रोल दे दिया था। ठीक है, जब इन्होंने को फाउंड किया था उस कंपनी को, पहला हो गया ये। दूसरा लिखा है कि चैपलिन वाज स्काउटेड फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, स्काउट मतलब एक तरह से हायर किया जाना, इनको फिल्म इंडस्ट्री में हायर किया गया था, और बिगेन अपीयरिंग इन 1914 फॉर कीस्टोन स्टूडियो, तो कीस्टोन स्टूडियो में उन्होंने अपीयर करना शुरू किया, मतलब इन्होंने 1914 में इन्होंने मूवी बनाना शुरू किया था, इनको वहाँ से पे हायर किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए सी ऑप्शन दिया है, सी में दिया है कि चार्ली चैपलिन वाज एन इंग्लिश कॉमिक एक्टर। अब जानते हैं चार्ली चैपलिन एक कॉमिक एक्टर थे, मूक फिल्मों में काम करते थे, बिना बोले ही अपने अभिनय के जरिए सारी एक्टिंग कर बैठते थे। तो ये कॉमिक एक्टर थे, फिल्म मेकर थे, कंपोजर थे, जो कि फेमस हुए, बिकम लिखा हुआ गलती, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, बिकेम लिखना चाहिए था। ये फेमस हुए फॉर हिज शूटिंग एरा इन साइलेंट फिल्म्स। ठीक है, साइलेंट फिल्मों में के लिए ये फेमस हो गए थे। तो अब हमारा ऑप्शन आ रहा है डी में, क्या दिया है इन्होंने कि चार्ली चैपलिन बिकेम फेमस फॉर हिज शूटिंग इन ऑलमोस्ट 50 टाइम्स, करीब 50 गुना, the amount of film footage necessary in order to satisfy his artistic vision। तो इसमें तो हमें कॉम्बिनेशन देख के बनाना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन देख के बनाना पड़ेगा, किसके साथ कौन बैठ रहा है, पहले इन दोनों को देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा यहाँ पर कि वो इंग्लिश कॉमिक एक्टर थे, फिल्म मेकर थे, कंपोजर थे, जो कि फेमस हुए। फिर यहाँ भी लिखा है कि वो फेमस हुए इस काम के लिए। तो दोनों में यहाँ पर उन्होंने ये इन्होंने कहा कि ये मतलब बड़े एक्टर थे और बड़े फिल्म मेकर कंपोजर थे, फेमस हुए, यहाँ फिर उन्होंने कहा कि वो फेमस हुए इस बात के लिए। तो ये दोनों बातें तो पैरेलल चल रही हैं, सी और डी की बात पैरेलल चल रही है, तो हमारा एक कॉम्बिनेशन क्या बन गया, सी और डी का। अगर ए बी में भी कॉम्बिनेशन बनता है तो हमारा ऑप्शन दूसरा होगा, नहीं तो फिर सी डी हम ढूंढेंगे।
ए बी में लिखा है कि चार्ली चैपलिन ने को फाउंड किया डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, और यहाँ लिखा है कि उनको स्काउट किया गया फिल्म इंडस्ट्री में परफॉर्मेंस करने के लिए। ठीक तो है, ए और बी का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है। पैरेलल चीज़ें ए बी में भी चल रही हैं और पैरेलल सी का पैरेलल डी चल रहा है। तो अगर ए बी प्लस सी डी दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ढूंढते हैं कोई ऐसा ऑप्शन मिल रहा है। तो ये देखिए ए बी और सी डी दोनों मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी वाला होगा। अब आप कहेंगे कि देखिए ए बी यहाँ भी मिल गया और सी डी यहाँ भी मिल गया, तो बेटा आपका ऑप्शन सोचोगे सी लगाने का तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए बी भी सही है। अगर ए बी भी सही है तो अकेले ये सही नहीं होगा, और सी डी भी अकेले नहीं सही होगा। फिर क्या होगा, फिर दोनों मिलके सही होंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रेदर देन लिखा हुआ है। रेदर देन किस लिए लिखा जाता है? रेदर देन भी एक तरह से विरोध जताता है। ठीक है बेटा, क्या जताता है? विरोध जताता है। तो इसमें कहा जाता है कि इसके बजाय ये, मतलब ये ना करके ये कर दिया, तो करीब 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 विरोधी कथन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो अपेक्षाकृत होता है। चलिए हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं कि डेविड विंसेंट एकिन है, डेविड विंसेंट एकिन है, वो कन्विक्टेड, मतलब इनके ऊपर आरोप लगाया था पिछले वीक में कि 4 आरोप हैं इनके पास अग्रवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के लिए। चाइल्ड ऑप्टेड, तो इस व्यक्ति ने ऑप्टेड, कौन? यही विंसेंट, इन्होंने ऑप्ट किया, इन्होंने चुना कि एक जज उनका पनिशमेंट दे। मतलब क्या हुआ कि इनके ऊपर चाइल्ड के सेक्सुअल हरासमेंट के लिए एक छोटे बच्चे, एक बच्ची पर सेक्सुअल असॉल्ट के लिए इनके ऊपर आरोप लगाया हुआ था। तो इस आदमी ने, इस आरोपी ने ये कहा कि मेरा जो फैसला करेगा वो एक जज करेगा। ठीक है ना। अब बी में देखते हैं क्या लिखा है कि एकेंस, वही अपराधी, वाज अरेस्टेड इन 2016 आफ्टर हिज फॉर्मर लैंडलॉर्ड रिपोर्टेड फाइंडिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी इन हिज कंप्यूटर। उनके कंप्यूटर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी उनको देखने को मिली, उनके मकान मालिक ने उनके खिलाफ रिपोर्ट की थी, तब ये पकड़े गए थे 2016 में। चलिए हम देखते हैं सी में क्या लिखा है। सी में लिखा है कि डेविड विंसेंट जो कि 38 साल के थे, इन्होंने एडजस्ड फॉर सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ अ चाइल्ड डिसाइडेड नॉट टू बी जज्ड बाय अ जूरी। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि उनका निर्णय जूरी के द्वारा नहीं होगा। जूरी क्या होती है? जूरी होते हैं जब किसी फैसले के निर्णय के लिए कई जजों की एक बेंच बैठती है और वो लोग निर्णय लेते हैं, या कभी कभी पढ़े लिखे लोगों का एक समूह बैठाया जाता है और उनको केस सुनाई जाती है, सब लोग अपना अपना निर्णय देते हैं, तो बहुमत के आधार पर निर्णय ले लिया जाता है, तो वो जूरी होती है। तो इस अपराधी ने ये कहा कि मेरे केस का फैसला जूरी नहीं करेगी बल्कि कोई एक सिंगल जज करेगा। ठीक है ना। तो ये इन्होंने क्या कहा, जूरी से इन्होंने इनकार किया, और क्या कहा, इन्होंने कहा कि मेरे केस पर जो फैसला होगा वो कौन लेगा, सिंगल जज लेगा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जूरी के फैसले के बजाय इन्होंने सिंगल जज के फैसले को प्रेफर किया। तो हम ये कह सकते हैं ना कि डेविड विंसेंट प्रिफर्ड टू बी जज्ड बाय अ सिंगल जज रेदर देन अ जूरी। ठीक है, तो हम पहले वाले ऑप्शन के साथ, मतलब जो पहला वाला था उसके साथ क्या लगा सकते हैं, सी वाला लगा सकते हैं। ठीक है, पहले के साथ सी वाला लगाते हैं तो रेदर देन फिट हो रहा है। ठीक है, डी वाला देखते हैं कि टेक्सास मैन वाज सेंटेंस्ड फॉर कंसेक्यूटिव इन लाइफ आफ्टर बीइंग कन्विक्टेड ऑफ फिल्मिंग द रेप ऑफ 3 मंथ ओल्ड एज। ये उससे रिलेटेड ही नहीं है, डेविड विंसेंट से रिलेटेड सेंटेंस ही नहीं है, तो डी कहीं से भी लगेगा नहीं। डेविड से रिलेटेड सेंटेंस केवल ए बी और सी थे, जिसमें ए और सी में रेदर देन लग रहा है, बी में नहीं लग रहा है। ठीक है ना। तो ए और सी का हमारा ऑप्शन अगर कोई मिल गया तो ये है ऑप्शन हमारा ए और बी का, और यही हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है वेयर अपान। तो हेयर अपान का मतलब पहले आप समझ लीजिए। वेयर अपान का मतलब होता है एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट का मतलब परिणाम स्वरूप। जैसे मान लीजिए कहीं भारी बारिश हुई, तो भारी बारिश होने के बाद सड़कों पे पानी जमा हो गया, तो वही कहा जाता है ना कि मतलब इट रेन्ड वेरी हेवली वेयर अपान द रोड्स वर ओवर फ्लडेड। ठीक है, भारी बारिश हुई वेयर अपान रोड्स वर ओवर फ्लडेड।
तो व्हेरेपॉन इस तरह से लिखा जाता है, कारण का कोई परिणाम दिया जाएगा, कोई घटना घटेगी, उसके बाद उसी घटना की वजह से जो तत्कालिक परिणाम निकलेंगे वो होंगे। तो क्वेश्चन में देखिए, पहले ए में क्या दिया हुआ है कि स्मिथ लेमेंट्स, कोई स्मिथ नाम का मतलब स्मिथ है कोई, लेमेंट्स, लेमेंट्स का मतलब दुख व्यक्त कर रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं कि ऑल हिज प्रॉपर्टी इज ऑफ नो यूज, उनकी जो पूरी की प्रॉपर्टी पे है वो किसी काम की नहीं है, ऑफ नो वैल्यू नाउ दैट, अब जबकि हिज वॉचमैन इज स्लेन, स्लेन का मतलब क्या हो जाता है, किसी का वध किया या कर दिया गया, हत्या कर दी गई। तो इन्होंने कहा कि अब मेरी प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं है, अब जबकि मेरे वॉचमैन की हत्या कर दी गई। बी में कहा गया है कि हेनरी स्मिथ वाज जस्ट 2 years ओल्ड, हेनरी स्मिथ सिर्फ 2 साल के थे जब हिज फादर डाइड, जब उनके फादर की डेथ हो गई थी। तो अभी ए वाले में बी वाले में तो कोई रिलेशन हमको मिला नहीं। ठीक है, सी वाला देखते हैं। तो सी में क्या लिखा हुआ है कि यंग हीरो, ठीक है, द यंग हीरो ऑफर्स टू गार्ड, कोई एक यंग हीरो था, कोई व्यक्ति रहा होगा, उसने ऑफर किया, अपने आप को ऑफर किया कि वो गार्ड करेगा स्मिथ के डोमेन को, मतलब मिस्टर स्मिथ की जो भी संपत्ति है उनकी वो रक्षा करेगा, अनटिल अ वेल्थ ऑफ द फाउंड हैज ग्रोन, जब तक कि ये मतलब हाउंड्स का ये वेल्थ बड़ा नहीं हो जाता। ठीक है ना। तो ये कब कहा उन्होंने, मतलब कोई यंग हीरो है उसने कहा कि हम आपकी प्रॉपर्टी, आपके डोमेन की रखवाली करेंगे जब तक ये हाउंड्स बड़े नहीं हो जाते। तो ये कब इन्होंने कहा होगा, सेंटेंस नंबर 1 के बाद, जब यंग स्मिथ लेमेंट कर रहे थे कि उनकी प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं है अगर उनका वॉचमैन की हत्या कर दी गई। तो ए के बाद क्या लग जाना चाहिए, ए का परिणाम क्या है, सी। ठीक है। तो डी वाला लिखिए, डी वाले में देखिए लिखा है आफ्टर डेथ ऑफ हेनरी, हेनरी फादर, हेनरी के फादर की डेथ के बाद मदर लेफ्ट आयरलैंड फॉर इंग्लैंड। ठीक है, तो वो आयरलैंड छोड़कर इंग्लैंड चली गई थी। कब गई थी, उनके फादर की डेथ की बात, और फादर की डेथ की बात किस में कही गई है, बी में, और उनकी मदर छोड़ के कब जाती हैं, डी में। तो यानी फादर की डेथ, हेनरी के फादर की डेथ कारण है उनके मदर का आयरलैंड छोड़ना। ठीक है ना। हाँ, आयरलैंड छोड़ के इंग्लैंड आ गई, तो उनके फादर की डेथ हुई बी में, वो चली आई आयरलैंड डी में। तो ये बी डी हुआ। और ए में क्या हुआ, मिस्टर स्मिथ रो रहे थे, और सी में किसी ने कहा कि आपकी प्रॉपर्टी की रखवाली हम करेंगे। तो ए सी और बी डी का कम्बिनेशन दो के दोनों हैं। ए सी और बी डी का कम्बिनेशन हमारा आंसर कहाँ मिल रहा है, देखिए बच्चा, ई में मिल रहा है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमारा कनेक्टर है दैट इज एज सून एज, और एज सून एज का मतलब क्या होता है, जैसे ही। और जैसे ही हम लोग कब लगाते हैं, जब दो काम साइमल्टेनियसली होते हैं। दो काम साइमल्टेनियसली कैसे होंगे, जैसे मान लीजिए आपको जंगल में एक शेर दिखाई दिया, ठीक है, तो जंगल में आपको एक शेर दिखाई देगा तो आप तुरंत भागेंगे वहां से। तो जब कोई काम, दो काम साइमल्टेनियसली होते हैं, मतलब एक काम के तुरंत बाद बिना गैप के दूसरा काम शुरू हो जाए। जैसे आप इमेजिन करिए कि आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं 60-70 की स्पीड में, और अचानक आपके सामने कोई बच्चा आ जाए, मतलब मुश्किल से एक 20 मीटर की दूरी पर, तो क्या आप हिसाब किताब लगा के ब्रेक लगाएंगे या तुरंत लगाएंगे, तो तुरंत ही ब्रेक लगाएंगे ना। तो इस तरह के इमरजेंसी एक्शन होते हैं साइमल्टेनियस, तुरंत ही। तो उसमें एज सुन एज यूज किया जाता है, एक तरह से शर्त का काम करता है, जब ये होगा तब ये होगा। ठीक है। तो एज सुन एज लगाएंगे किस कंडीशन में, चलिए आप मतलब समझ गए, तो यहाँ आते हैं, देखते हैं। लिखा है सेमी पब्लिक कंपनी पेट्रोब्रास, एक सेमी मतलब अर्ध सरकारी कंपनी है पेट्रोब्रास, हैज प्रॉमिस्ड, कंपनी ने प्रॉमिस किया है टू स्टार्ट पेइंग डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स। तो इस कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि ये शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेगी। ठीक है, एक बात हो गई। तो दूसरी बात क्या है कि पेट्रोब्रास कंपनी आल्सो सेटल्ड टेक्सास ओड फॉर वेसल लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स टोटलिंग $538 million अकॉर्डिंग टू रेटर्स। तो रेटर्स एक क्या कहते हैं, रेटिंग एजेंसी है, उसके अकॉर्डिंग। तो अब पहली बात तो ये कि इसमें जो आल्सो लग गया, उस आल्सो के लगने के नाते ये पैरेललिज्म का केस हो बन जाता है। ठीक है ना। आल्सो लगता है तो किसका केस बन जाता है, पैरेललिज्म का केस बन जाता है। तो आल्सो तो लग नहीं पाएगा बी वाला किसी के साथ, या इसका हमें लगाना है एज सुन एज, तो आल्सो के साथ कम्बिनेशन ही नहीं बनेगा। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
सी में लिखा है कि सिल्वा श्रग्ड ऑफ। श्रग ऑफ का मतलब होता है जैसे कोई आदमी किसी आदमी को कोई इंपॉर्टेंट चीज बताओ और कंधे उचका करके बात को टाल जाता है, तो श्रग ऑफ उसी को कहते हैं। मतलब जैसे कोई आदमी कहता है आई डोंट केयर, तो आई डोंट केयर वाले सेंस में यूज किया जाता है श्रग ऑफ। तो सिल्वा ने श्रग ऑफ मतलब ये आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड शो किया, एनी कंसर्न, ठीक है ना। अबाउट द कंट्रीज नेक्स्ट लीडरशिप आर गोइंग, ये तर्क देते हुए कि पेट्रोब्रास इज फोकस्ड ऑन इट्स बिजनेस प्लान, तो इसका भी रिलेशन नहीं आया, कोई साइमल्टेनियस एक्शन ही नहीं बन रहा है। तो डी वाला देखते हैं कि पेट्रोब्रास विल गेन प्रॉफिट, मतलब पेट्रोब्रास को जैसे ही प्रॉफिट मिलता है इस साल, आफ्टर बीइंग हिट बाय सेवरल स्कैंडल्स इन रिसेंट ईयर्स, ठीक है ना। तो हाल ही में कुछ सालों में इसको कुछ स्कैंडल्स और इसके ऊपर कुछ आरोप वगैरह लगे थे, तो उन आरोपों को लगने के बाद इस साल उसको क्या मिला, प्रॉफिट मिला। तो पिछले कुछ आरोपों को झेलने के बाद इस साल जाके उस कंपनी को कुछ फायदा मिला है। और ए में क्या लिखा था कि कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने का वादा किया। तो मतलब ये हुआ कि जब इस कंपनी को फायदा हुआ तब जाके इस कंपनी ने उनको फायदे में शेयर देने का वादा किया। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन किसके साथ लग रहा है, डी के साथ, ए का। तो देखते हैं डी ए का हमें कॉम्बिनेशन मिलता भी है कि नहीं, अगर नहीं मिला तो हम लोग फंस जाएंगे बहुत बुरी तरह। तो डी ए का कॉम्बिनेशन ये मिल तो गया और यहाँ भी मिल गया, तो ये मिला तो ये आधा सही हो रहा है क्योंकि बी सी का कॉम्बिनेशन मिल नहीं रहा है, क्योंकि बी में कुछ और बात कही गई और सी में कुछ और बात कही गई, दोनों बातें ही अलग अलग हैं। तो फिलहाल इस समय हमारा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ए डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी है, 10वीं क्वेश्चन आज हमने दिया था, ओनली इफ। तो ओनली इफ का मतलब क्या होता है, तभी। जैसे कभी कभी आदमी कहता है ना कि मेरी बात मानोगे तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। जैसे मान लीजिए किसी ने पकड़ लिया और कहा कि अपना गुनाह कबूल कर लो तभी तुम्हें छोड़ेंगे, तो तभी ये क्या लगाता है, तभी भी एक शर्त ये लगाता है, ठीक है। तो देखते हैं कि इन दोनों में शर्त क्या, देखिए आपको कितने शर्त वाले कंडीशन आगे, एक प्रोवाइडेड लगा था, एक ओनली इफ लगा, एक अनलेस लगा। चलिए देखते हैं, माल्टेस गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो माल्टेस गवर्नमेंट वुड बी विलिंग, माल्टेस गवर्नमेंट की इच्छा होगी टू डिस्कस प्रपोजल्स ऑन स्टेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना। और बी में लिखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के जोसेफ मस्कट, इन्होंने हैज़ इन द पास्ट डिक्लेयर्ड, पास्ट में इन्होंने ये डिक्लेयर किया था खुद ही, टू बी इन फेवर ऑफ स्टेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कि वो पॉलिटिकल पार्टीज की स्टेट फंडिंग के फेवर में होंगे आज। और इन्होंने इच्छा व्यक्त की है किसकी, इस पर, इस प्रपोजल पर, स्टेट फंडिंग, पॉलिटिकल पार्टीज की स्टेट फंडिंग पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ए में इन्होंने क्या कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज की स्टेट फंडिंग पर ये इस प्रपोजल पर डिस्कशन करेंगे, इनकी इच्छा है। बी में इन्होंने कहा कि पिछले महीने या पिछले हफ्ते या कुछ भी पिछले टाइम इन्होंने खुद ही कहा था, इस फेवर में बात की थी। चलिए सी में देख लेते हैं। सी में लिखा है कि अकॉर्डिंग टू अ स्पोक्समैन, मतलब स्पोक्समैन कौन होता है, प्रवक्ता, फॉर द ऑफिस, ठीक है, मतलब वही प्रधानमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता के अनुसार, द प्रपोजल विल बी डिस्कस्ड, इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा, व्हेन द नेशनलिस्ट पार्टी एग्रीज, व्हेन, जब नेशनलिस्ट पार्टी इस पर सहमत होगी, किस पर सहमत होगी, एग्रीज टू एंड इट्स कैडोली स्कीम, कि नेशनलिस्ट पार्टी जब कैडोली स्कीम को खत्म करने की बात पर सहमत होगी, यह लिखा ना जब, जब ये पार्टी इस बात पर सहमत होगी ये तब इस पर चर्चा करेंगे। तो बात वही आएगी ना, जब आप इस बात पर राजी होंगे तभी हम इस पर चर्चा करेंगे। इसका मतलब हुआ कि एक चर्चा किस में है, सी में चर्चा, ए में चर्चा करेंगे, और शर्त किस में लगी है, सी में लगी है। तो सी के साथ ए का कॉम्बिनेशन हमारी शर्त के लिए पर्याप्त हो गया। फिर भी हम डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं कि ये पीएन, अरे भाई टाइपिंग मिस्टेक है, पीएम होगा, ठीक है ना। ये जो पीएम लिखा है वो पीएम है। द पीएम हैज़ मेंटेन्ड दैट द पेमेंट
वर पार्ट ऑफ द कमर्शियल रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंपनी। अब ये कहाँ, कंपनियों की तो बात ही नहीं आई भाई, कहाँ बात हो रही थी स्टेट फंडिंग की, पॉलिटिकल पार्टीज से स्टेट फंडिंग की। यहाँ कंपनियों के रिलेशनशिप की बात ही नहीं है, तो ये जी वाला सेंटेंस है वो इरेलीवेंट है। हमारा ऑप्शन क्या बना था, बात कर याद करिए, हमें बनाया था ना शी। ए क्या है, कोई परिणाम है, और शी में क्या रखा गया था, उसकी शर्त, अगर विपक्षी पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी इस बात पर राजी है तो ये इस बात को करने के लिए तैयार हैं। तो ए और शी का कॉम्बिनेशन होगा इसमें, क्योंकि ओनली इफ शर्त लगाता है। ठीक है, तो चलिए 10 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। थोड़ा सा हट के था, जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो खैर ज़रूरी है। जो लोग एसएससी वाले हैं तो उनको इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, नहीं भी आते हैं तो क्या हुआ, इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। आपका लेवल हाई ही तो होगा, उठेगा ही तो, काहे परेशान है। और बीच बीच में इस तरह का करते रहेंगे, एक क्वेश्चन ये कर लिए, फिर हम अब एसएससी का प्रीवियस पेपर करेंगे, तो बीच में फिर बैंक वाला एक आध इस तरह की चीज़ ले आएंगे। ठीक है, केवल एसएससी का प्रीवियस पेपर ही करते रहना भी ठीक नहीं। जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा, जिस समय होगा, तो उसके 1 हफ्ते 10 दिन लगातार हम प्रीवियस पेपर एसएससी का करा देंगे। ठीक है, अभी काफ़ी टाइम है, अगर हफ्ते में 4 प्रीवियस पेपर भी डिस्कस कराते रहें एसएससी का, तब भी आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बीच बीच में बैंक के इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए, और उस तरह की हैबिट ताकि लोगों की बनी रहे, नहीं तो छूट जाएगी आदत। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। कल फिलहाल हम लोग एसएससी का प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे, 1-2 पेपर सॉल्व कर लेंगे, तो फिर इस तरह से बैंक की कोई चीज़ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।